देखिए, आज राखी गढ़ी का मुद्दा मुख्य रूप से ये था कि जो जल भराव की एक बड़ी समस्या है और उस जल भराव की वजह से जो मुआवज़ा है, एमएसपी की जो गारंटी कानून है, इन तमाम छोटे-छोटे मुद्दों को लेकर आज ये महापंचायत की गई थी। और इस महापंचायत में यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन से इस बात का अनुरोध था कि जल भराव की समस्या के कारण जो मुआवज़ा तय किया गया है, वे मुआवज़े किसानों को दिए जाएँ। जी, जी, बिल्कुल आगे की जो रणनीति का हमारा जो 12 तारीख है, उसको मुख्यमंत्री आवास का घेराव मुख्य रूप से रहेगा और जो हरियाणा की तमाम किसानों की, मज़दूरों की जो माँगे हैं, उनको लेकर वो घेराव रहेगा। देखिए, उस वक़्त मुख्य रूप से आश्वासन इस बात का था, हमारी 2 मुख्य माँगें थी, जो कि बढ़कर ज़्यादा भी हुई थी और होना स्वाभाविक भी था। 2 मुख्य माँग की काले कानूनों की वापसी और एमएसपी की गारंटी। काले कानूनों की वापसी सरकार ने की, हमने स्वागत भी किया, धन्यवाद भी किया मोदी का। लेकिन एमएसपी को लेकर वर्तमान परिस्थिति में कोई कदम नहीं उठाया गया। हाल ही में एक कमेटी बनाई गई, जो कि एक मज़ाक किया गया। देखिए, इस बात को भी मैं आपकी मीडिया के साथियों के माध्यम से मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारी कमेटी बने, ये तो हमारी कभी माँग थी ही नहीं। क्योंकि इससे पहले भी एमएसपी को लेकर बहुत बार कमेटियाँ बनी हैं और वो एक हरियाणा में एक कहावत है कि इस देश में कितनी कमेटियाँ हैं, इस बात की जांच करने खातिर एक कमेटी बन जानी चाहिए। मतलब कमेटी पर कमेटी बनने लग रही है, लेकिन समाधान ना हो। कमेटी बनाना हमारी मांग नहीं थी। अमृत योजना, बहुत बड़ी अमृत योजना, आज़ादी का अमृत महोत्सव, बहुत बढ़िया शानदार प्रोग्राम किया नरेंद्र मोदी जी ने कि हर घर में तिरंगा दिलाया और किसानों ने, मजदूरों ने अपने घरों में तिरंगा लगाया, क्योंकि किसान मजदूरों के लिए देश प्रेम और तिरंगा, देश भावना, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। उनकी उनकी खेती बाड़ी भी नहीं है देश भावना से ऊपर, देश प्रेम से ऊपर उनका किसानी प्यार भी नहीं है। लेकिन ये एक पहलू है कि हर हाथ में तिरंगा हो, हर घर में तिरंगा हो। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि क्या हर हाथ को काम है? क्या हर एक बेरोजगार को रोजगार है? क्या हर एक किसान को C2 प्लस 50% है? क्या हर एक मजदूर को उसका न्यूनतम मूल्य, उसका जो लेबर का है, मजदूर का है, मेहनताना का है, उसका न्यूनतम मूल्य उसको दिया जा रहा है? तो इस बारे में विचार करने की जरूरत है सरकार को। आपको मिलवाते हैं संयुक्त किसान मोर्चा के हरियाणा से लीगल कन्वीनर एडवोकेट अमित कुमार सांगवान से। अमित जी, आपने जो संयुक्त किसान मोर्चा का जो लीगल का जो किसी की जमानत करवानी है या जो भी है प्रोसेसिंग थी जो लीगल, वो आपने संभाली थी। तो आप आज यहाँ पर राखी गढ़ी में आए हुए हैं, तो आपका क्या मुद्दा था? देखिए, आज राखी गढ़ी का मुद्दा मुख्य रूप से ये था कि जो जल भराव की एक बड़ी समस्या है और उस जल भराव की वजह से जो मुआवजा है, एमएसपी की जो गारंटी कानून है, इन तमाम छोटे-छोटे मुद्दों को लेकर आज ये महापंचायत की गई थी। और इस महापंचायत में यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन से इस बात का अनुरोध था कि जल भराव की समस्या के कारण जो मुआवजा तय किया गया है, वे मुआवजे किसानों को दिए जाएँ। और केंद्र सरकार को यहाँ से एक संदेश था कि बहुत ही जल्द एक बड़ा आंदोलन, जो कि हमने एमएसपी की गारंटी की बात की गई थी, उसके लिए एक बड़ा आंदोलन हम शुरुआत करेंगे। 12 सितंबर को उस आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री का घेराव किया जाएगा, जिसमें छोटे-छोटे अलग-अलग मुद्दे, चाहे मुआवजे की बात हो, चाहे एमएसपी की बात हो, चाहे देश आमला ज़मीनी का मामला हो, उन सब को लेकर 12 सितंबर को पूरा हरियाणा का किसान, पूरा हरियाणा का मजदूर वर्ग मुख्यमंत्री का घेराव करेगा। इस संबंध में आज ये महापंचायत थी। तो आप कहना चाहते हैं कि सरकार ने जो पिछले साल का जो फसल में जो गुलाबी सुंडी के कारण वो नुकसान हुआ था और काफ़ी लंबा आंदोलन भी चला था, इसमें खेड़ी में तहसील को घेराव किया गया था और वहीं पर किसान काफ़ी लंबे समय तक बैठे हुए थे, वो पिछला मुआवजा और अब की साल का जो जल भराव हुआ उसका मुआवजा, उसके लिए ये मेन मुद्दा ये था यहाँ का। बिल्कुल, बिल्कुल। इसी तहसील के अंदर, इस उप तहसील के अंदर 47 दिन लगातार यहाँ हमारे किसानों, मजदूर साथियों ने धरना दिया था और उस धरने के माध्यम से उन तमाम फसलों के मुआवजे की बात हो या वर्तमान में बात हो, जो जल भराव को लेकर जो फसलों का नुकसान हुआ है, उसको लेकर बात हो, तो इन छोटी-छोटी जो माँगें थी, जो स्थानीय लोगों के लिए बड़ी-बड़ी माँगें थी, इन माँगों के लिए आज ये महापंचायत की थी और हम अनुरोध करते हैं प्रशासन जल्द से जल्द इनकी सुनवाई करे। और आगे की रणनीति आपने तय की है, जो आगे का आंदोलन है संयुक्त किसान मोर्चा का? जी, जी, बिल्कुल। आगे की जो रणनीति का हमारा जो 12 तारीख है, उसको मुख्यमंत्री आवास का घेराव
मुख्य रूप से रहेगा, और जो हरियाणा की तमाम किसानों की, मजदूरों की जो मांगे हैं उनको लेकर वो घेराव रहेगा। तो हरियाणा की सरकार से भी, केंद्र की सरकार से भी अनुरोध है कि जल्द से जल्द किसानों की जो मांगे थी, जिनको लेकर इतना बड़ा आंदोलन भी था, जिनको लेकर जगह जगह स्थानीय स्तर पर आंदोलन किए जाते हैं, स्थानीय स्तर पर धरना विरोध और प्रदर्शन किए जाते हैं, उनकी मांगों को माना जाए। तो संयुक्त किसान मोर्चा को सरकार ने लिखित आश्वासन दिया था, और उनमें से क्या आश्वासन दिया गया था और क्या उन्होंने नहीं माना सरकार ने, वो बताइए आप। देखिए, उस वक्त मुख्य रूप से आश्वासन इस बात का था, हमारी दो मुख्य मांगे थी जो कि बढ़कर ज़्यादा भी हुई थी और होना स्वाभाविक भी था। दो मुख्य मांग की, काले कानूनों की वापसी और एमएसपी की गारंटी। काले कानूनों की वापसी सरकार ने की, हमने स्वागत भी किया, धन्यवाद भी किया मोदी का, लेकिन एमएसपी को लेकर वर्तमान परिस्थिति में कोई कदम नहीं उठाया गया। हाल ही में एक कमेटी बनाई गई जो कि एक मजाक किया गया। देखिए, इस बात को भी मैं आपकी मीडिया के साथियों के माध्यम से मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारी कमेटी बने, ये तो हमारी कभी मांग थी ही नहीं, क्योंकि इससे पहले भी एमएसपी को लेकर बहुत बार कमेटियां बनी हैं। और वो एक हरियाणा में एक कहावत है कि इस देश में कितनी कमेटियां हैं, इस बात की जांच करने खातिर एक कमेटी बन जानी चाहिए। मतलब कमेटी पर कमेटी बनने लग रही है, लेकिन समाधान ना हो। कमेटी बनाना हमारी मांग नहीं थी, हमारी मांग थी कि एमएसपी का गारंटी कानून तय करें, और जो फसलों पर C2+50% का जो फॉर्मूला है, जो एम एस स्वामीनाथन जी ने जो फॉर्मूला दिया था, उस कमेटी ने जो सिफारिश की थी, उस कमेटी के उस सिफारिश के आधार पर C2+50% के माध्यम से हमें एमएसपी दी जाए। वर्तमान परिस्थिति में हाल ही में केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई, और शर्म की बात है कि उस कमेटी में जो 5 लोग लिए गए हैं, उन 5 में से मुख्य लोग वे रखे गए हैं जो सरकार के कठपुतली हैं। गुणी प्रकाश जैसे लोग जो इस आंदोलन को गालियां देते थे, संघ के ऐसे लोग जो इस आंदोलन को गालियां देते थे, एक व्यक्ति उसमें ऐसे एड ऑन किए गए हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता रहे थे, बीजेपी की सीट पर चुनाव लड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों को मिलाकर ये कमेटी बनाई गई है। तो ये कमेटी किस तरह का फैसला लेगी, हमें इस बात पर कोई ज़्यादा विश्वास है नहीं। तो आप C2+50 की बात कर रहे हैं, तो इसको जो शहरों में रहने वाले भाई हैं, जो किसानी नहीं समझते, थोड़ा सा उनके लिए भी बता दीजिए कि यह क्या फार्मूला है और इससे क्या किसानों को फायदा हुआ। देखिए, मैं इसका बिल्कुल स्टार्टिंग अगर मैं बताना चाहूँ तो साल 2004 में भारत सरकार ने एनसीएफ यानी नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स बनाया। उस एनसीएफ की अध्यक्षता, उस एनसीएफ को लीड किया, उस टाइम एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रहे थे प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन जी। उस एनसीएफ को बनाने का कारण था कि बढ़ती हुई किसानों की आत्महत्याओं की वजह से वो एनसीएफ ने वो एमएसपी के लिए एमएस स्वामीनाथन की सिफारिश के अनुसार वो किया गया था। अब जहाँ बात एमएसपी की आती है, वहाँ बात C2+50% की आती है। तो ये C2+50%, A2 की बात आती है, FL की बात आती है। आज मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले C2+50% क्या है। C2+50% है फसलों का लागत मूल्य प्लस में लाभ का 50%। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि A2 क्या है। A2 है कोस्ट, यानी वो कोस्ट जो किसान खाद, बीज और कीटनाशक जो ज़मीन पट्टे पर किसान लेता है, वो उसका मेहनताना और तमाम तरह के इन्वेस्टमेंट जो किसान उस खेती के लिए करता है, उसको हम A2 बोलते हैं। उसके बाद FL है फैमिली लेबर, यानी किसी भी किसान के साथ उसका पूरा परिवार उस फसल के साथ मेहनताना करता है, मेहनत करता है, उसको हम अनपेड फैमिली लेबर भी बोल सकते हैं। तो फिलहाल वर्तमान परिस्थिति में सरकार जो A2+50%, A2+FL के माध्यम से मेहनताना दे रही है फसलों पर, लेकिन हमारी मांग है जो कि एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिश भी ये कहती है कि A2+50% नहीं, हमें C2+50% दीजिए, A2+FL नहीं। C2 क्या है? C2 है कॉम्प्रिहेंसिव कोस्ट, सी यानी C2 कॉम्प्रिहेंसिव कोस्ट, यानी ऐसी कोस्ट जिसमें किसान की जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर वो फसल उगाता है, उसका किराया, उसकी फैमिली जो उसमें इन्वॉल्व होती है, उसका मेहनताना, और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि किसान का जितना भी लागत उसमें होगा, उस लागत का ब्याज मूल्य
उसके आधार पर ये C2 निर्धारित हुआ और प्लस में 50% यानी जो लाभ है उसका 50% है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर किसानों को उनका उनका हक दिया जाए तो मैं समझता हूं कि ये बेहतरीन फार्मूला होगा। जो MS स्वामीनाथन ने, जो प्रोफेसर भी रहे हैं और इतने बड़े एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट रहे हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रहे हैं, उनके द्वारा बनाया हुआ फार्मूला है। और एक हैरानी की बात यह है विजेंद्र भाई कि मार्केट में मैं शहर वाले साथियों से ये बात कहना चाहूँगा कि आप मार्केट में चले जाइए, आपको सभी चीज़ों पर MRP मिलेगा, यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस मिलेगा। एकमात्र किसान है जो MRP तो भूल ही जाओ, MRP की तो बात ही नहीं कर रहा हो, वो आज बात कर रहा है MSP की, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। अमृत योजना बहुत बड़ी अमृत योजना, आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव बहुत बढ़िया शानदार प्रोग्राम किया नरेंद्र मोदी जी ने कि हर घर में तिरंगा दिलाया और किसानों ने, मजदूरों ने अपने घरों में तिरंगा लगाया, क्योंकि किसान मजदूरों के लिए देश प्रेम और तिरंगा, देश भावना, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। उनकी उनकी खेती बाड़ी भी नहीं है देश भावना से ऊपर, देश प्रेम से ऊपर उनका किसानी प्यार भी नहीं है। लेकिन ये एक पहलू है कि हर हाथ में तिरंगा हो, हर घर में तिरंगा हो। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि क्या हर हाथ को काम है, क्या हर एक बेरोजगार को रोजगार है, क्या हर एक किसान को C2 प्लस 50% है, क्या हर एक मजदूर को उसका न्यूनतम मूल्य, उसका जो लेबर का है, मजदूर का है, मेहनताना का है, उसका न्यूनतम मूल्य उसको दिया जा रहा है। तो इस बारे में विचार करने की जरूरत है सरकार को। तो सरकार ने जो वादे किए थे कि आप किसान आंदोलन को संयुक्त मोर्चा से अपील की थी, आप ख़त्म कीजिए, हम आपको लिख के देते हैं कि ये आपकी मांगें पूरी करें, उसमें क्या क्या रह गया और क्या क्या सरकार ने अपना वादा पूरा किया? देखिए, सरकार ने मुख्य रूप से इन वादों का जिक्र किया गया था उस वक्त कि हम MSP को लीगलाइज करेंगे जल्दी से जल्दी कमेटी बनाकर, और कानून वापसी एक मांग थी जो पूरी हुई। लेकिन MSP को लीगलाइजेशन करने का काम अब भी रुका हुआ है। इसके अलावा हरियाणा के जो केसेस थे उनके मोस्ट ऑफ केसेस के विड्रॉल आ चुके, नोटिफिकेशन आ चुके, लेकिन बहुत से केसेस पर अब भी नोटिस आ रहे हैं। तो मेरा अनुरोध हरियाणा गवर्नमेंट से भी है कि आपने टेबल पर बिठाकर ये वादा किया था तो अब वादा से मुकरने का काम ना करें, क्योंकि ये किसान के लिए चंडीगढ़ दूर नहीं है, किसानों के लिए दिल्ली दूर नहीं है। ये जब चाहेंगे समय और स्थान निर्धारित करके चंडीगढ़ भी आ सकते हैं और दिल्ली भी आ सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी हरियाणा गवर्नमेंट ने जो केसेस वापसी की बात की थी वो करना चाहिए। इसके अलावा एक बड़ी चीज़ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो दिल्ली में जितने भी किसान आंदोलन के दौरान केसेस थे, एक सिंगल FIR भी अब तक वापस नहीं की गई है। किसी भी तरह का कोई नोटिस नहीं निकाला गया है, किसी भी तरह की कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाली गई है। तो मेरा आग्रह केंद्र सरकार से भी इस बात का है कि जो तमाम मुकदमों की जो बात की थी कि जो हम विड्रॉल लेंगे, उस विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन अब तक नहीं किया गया है। इसके अलावा जो अजय मिश्र टैनी जिसकी गिरफ्तारी की हम बात करते थे, उस गिरफ्तारी को लेकर हाल ही में हमने लखीमपुर खीरी में 75 घंटों का हमने एक सांकेतिक धरना इस बात का दिया था कि अजय मिश्र टैनी के खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि लखीमपुर की जो घटना थी, जो मैं समझता हूं कि इतनी बर्बरतापूर्वक घटना शायद मुगलों ने भी नहीं की होगी, शायद इस देश में अंग्रेज़ों ने भी नहीं की होगी, शायद कांग्रेस का भी राज रहा उसने भी नहीं की होगी, जितनी बर्बरतापूर्वक किसानों पर अजय मिश्र टैनी, जो कि एक संवैधानिक और जिम्मेदारी पद पर हैं, जो कि देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे ने हुक्म देकर गाड़ियों के नीचे कुचलने का काम किया। और वो गाड़ियों के नीचे कुचलने का काम क्यों किया? क्योंकि उस घटना से तुरंत 10-12 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले अजय मिश्र टैनी ने कहा था कि मैं इन किसानों को 2 मिनट लगाऊंगा और सबक सिखा दूंगा। तो हम समझते हैं कि कानून अगर बात की जाए तो सीधा सीधा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के कहने पर वो सब किया गया था। तो आज लॉ एंड ऑर्डर की बात करने वाली यूपी गवर्नमेंट और लॉ एंड ऑर्डर की बात करने वाले देश के प्रधानमंत्री को उनके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी को जेल में भेजना चाहिए। तो आपका ये कहना है कि उस अजय मिश्र टैनी के ऊपर FIR में नाम भी दर्ज है? बिल्कुल, उनको 120B का मतलब होता है कि हम धारा IPC की 120B कि जहां इंटेंशन इस तरीके की हो कि ये काम किया जाए, जहां डायरेक्ट रूप से नहीं इनडायरेक्ट रूप से इन्वॉल्वमेंट हो, तो 120B ये कहती है कि वो बराबर का वो बिल्कुल उसके इक्विवेलेंट, जो मुख्य आरोपी है उसका बेटा, उसके इक्विवेलेंट उसको आरोपी माना जाएगा। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं कि एक पर्सन है जो मर्डर करता है, लेकिन B पर्सन उसको गन प्रोवाइड करवाता है, तो लेकिन B पर्सन ने डायरेक्ट रूप से हत्या नहीं की, मर्डर नहीं की, लेकिन उसने गन प्रोवाइड की है यानी हेल्प की है, तो B पर्सन यहाँ 120B का दोषी होगा। अगर 10 साल की सज़ा A पर्सन को होगी तो 10 साल की सज़ा B पर्सन को भी होगी। वहाँ पर अजय मिश्र टैनी के बेटे के खिलाफ कार्रवाई जरूर चल रही है, लेकिन अजय मिश्र टैनी की उनके जो मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी की बात है वहाँ तक भी नहीं कही। देश के केंद्रीय मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री ने एक शब्द उनके खिलाफ अब तक नहीं बोला है।